स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। CGSI के लिए रामबाण जो साइंस का MCQ भाग चला है तो उसका भाग 10 लेकर के आया हूँ। अब वर्दी होगी हमारी, तो हमारी तो छोड़िए, आप सिर्फ मैं बारे में सोचिए कि मेरी होगी, और उस मेरी के लिए आप अपने आप को अपना लक्ष्य बनाइए और अपने ही रिकॉर्ड को आप तोड़िए। और पहले आप 6 घंटे पढ़ते तो 7 पढ़िए, 7 घंटे पढ़ते 8 घंटे पढ़िए। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम ये रिवीजन क्लास है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेसिस पे करेंगे। मेरा थोड़ा नेचर एक्सप्लेन करने का, तो मैं एक्सप्लेन करने में आप लोगों को थोड़ा समय ले लेता हूँ, मैं उसको थोड़ा कोशिश करूँगा रोकने का। चलिए अब क्वेश्चन आंसर बेस पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। तो आपको पता है कि भाई, आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं, 5 रुपये होगी, कैसे होगी बता देता हूँ आपको। यहाँ यहीं लिख देते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, कितना लिखा है आप लोगों को क्लियर। 100 वाट का बल्ब है ना, और यूनिट, एक यूनिट कैसी होती है, एक यूनिट बराबर होती है आपकी किलो वाट आवर। ठीक है, तो किलो करना है हमको और वाट देखना और आवर। तो 100 वाट दिया है तो 100 वाट, ठीक है। और बिजली का बल्ब कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपये यूनिट की दर से कितने होगा, यूनिट का रेट कितना है, एक यूनिट का रेट 5 रुपया, ठीक है, एक यूनिट का रेट 5 रुपये है, ठीक। तो 100 दाहम क्या हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ये 1000 वाट मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट। और आवर, 1 किलो वाट, क्योंकि 10 आवर था ये, तो 1 किलो वाट आवर बन गया। तो 1 किलो वाट आवर मतलब क्या हो जाता है आपका, 1 यूनिट हो जाता है। इस प्रकार से 1 यूनिट का रेट कितना है, 5 रुपये है, तो 5 रुपये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 रुपये इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट आवर का मान होता है, तो 1 किलोवाट आवर का मान होता है 3.6 गुणा 10 के 6 जूल। सीधी सी बात है, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी इसको भी मैं समझाऊंगा कि ये वाट आवर का मान जूल में हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे माना गया, ये भी कभी एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी लंबा हो जाएगा। तो 3.6 गुणा 10 के 6 जूल याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। याद रखिए 6 ये 6 या 10 की 6 रखिएगा, ठीक है। यहाँ दोनों जगह 6 आता है करके याद रख लीजिएगा आप, ठीक। बिजली की खपत का बिल, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाट पे, वाट है वो, वाट को वो ज्यादा बनाकर वाटेज कर दिया गया है। तो वाट पे, वोल्टेज पे, ओम पे, एम्पियर निम्नलिखित पर। तो मतलब बिजली की खपत में बताया था कि भाई किलो वाट आवर हो रहा है, तो आवर तो समय हटा दीजिए, किलो वाट बचा तो वाट उसका आंसर होगा। सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, केवल एक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो देखिए, इसको मैं क्वेश्चन को पिछले आपको बता चुका, तो कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन मैं आपको क्यों लेके आया हूं बताता हूं कि हम जब भी एग्जाम में रहते हैं तो हम हड़बड़ी में रहते हैं। हड़बड़ी तो हम सिर्फ नंबर से फोकस करते हैं, 100 वाट दिया है, 20 घंटा दिया है, तो 20 का 100 से गुणा कर देंगे तो कम तो 2000, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट के हिसाब से रेट हम निकाल देते हैं। मगर यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं कि हम अंकों को देखने के चक्कर में हम इस 5 बल्ब जैसे इस शब्द में जो लिखे थे इसको मिस कर देते हैं। तो उसमें जब गुणा करें तो 5 को गुणा कीजिएगा, जो पीछे मैंने बताया था निकालने का टेक्निक। तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणा 5 बराबर 500 वाट, और 500 वाट गुणा 20 आवर, तो आपको हो जाएगा 20,000। 20,000 मतलब हो जाएगा आपका 20 यूनिट, 10 यूनिट, 10, हाँ 10,000 हो गया, तो 10,000 बराबर 10 यूनिट हो गया, ठीक है। क्योंकि 100 पंचे 500 और 5 बिसम 10, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 यूनिट का निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, क्यों देगा, तो देखिए प्रकाश की दीप्ति, सीधे आंसर पे आते हैं। चलिए, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, समझ में आया बात। क्योंकि जिस सोचिए, आप खुद ही सोचिए, मैं अगर आप आ रहे हैं, आपको रोकने के लिए मैं एक आदमी लगा चुका हूँ, और आप ही आ रहे हैं और आपको रोकने के लिए मैं 2 आदमी लगा चुका हूँ, तो आपको ज्यादा आसानी से कौन रोक लेंगे, जहाँ 2 आदमी हैं। बस वही वाली बात है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, रेजिस्टेंस जहाँ अधिक होगी वहां पे भाई जाहिर सी बात है कि करंट कम फ्लो होगा, और करंट कम फ्लो होगा तो क्या होगा, वहां प्रकाश कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बता दिया मैंने एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 220 वोल्ट जनरेटर में एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है बल्ब की शक्ति। तो सीधा हम इसका आंसर को छोड़िए, मैं सीधा आपका इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताता हूँ कैसे आ रहा है। तो P बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर VI, ठीक है, जानते हैं। यहाँ जो कि पावर हो जाता है, पावर माने शक्ति, V बराबर वोल्ट, वोल्ट माने विभव, और I बराबर माने कि आपका हो जाता है धारा, ठीक है। चलिए, तो शक्ति पर निकालना है, शक्ति वो इसने पूछा है, और आपको वोल्ट दिया हुआ है वहां पर 220, और 0.5 को एम्पियर आपको आई का मान दिया है, आई मान धारा का मान दिया है, आपको एम्पियर का मान दिया है 0.5 गुणा 0.5।
तो 220 से जब 0.5 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 220.5 का मतलब आप जानते हैं कि वो आधा होता है, तो 1/2, तो 2 से आप 220 को काटेंगे तो उसका एक आधा हिस्सा क्या बचेगा 110, तो 110 इसका आंसर हो गया। अब पावर का यूनिट होता है वाट, तो W लग गया, तो इसलिए 110 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में, सीधा आंसर पे आते हैं, वो ऊर्जा का परिवर्तक होता है। क्योंकि डायनेमो कैसे होता है बता रहा हूं मैं, कि समझिए कि ये डायनेमो है, तो डायनेमो को मान लीजिए कि अब मैं एक साइकिल का चक्का घूम रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ और उसके चक्के से मैंने कनेक्ट कर दिया, चक्का डायनेमो के जो शाफ्ट होता है उसको घुमाता है, जैसे उसके शाफ्ट को घुमाता है तो सोचिए आप यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, है ना, उसका चक्के को घूमना यांत्रिक कार्य है, क्योंकि वहाँ पे हम यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य है चक्के को घूमना, तो यांत्रिक तरीके से आप घुमा रहे हैं और उससे पैदा बिजली हो जाती है। और आप उसी से पुराने समय में जो साइकिल चलाते थे लोग, ऐसे पैदल साइकिल चलाते थे, उनके आगे का हेड साइकिल में पहले हेडलाइट जैसा छोटा स्लाइड लगा होता था, तो जितना पेडल मारते थे उनको उतना लाइट जलता था, बैटरी चार्ज हो करके। तो आप यांत्रिक कार्यों को आप किसमें बदल दिए, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिए, तो परिवर्तन कर दिया आपने एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ठीक है, इसका कभी डिटेल समझाऊंगा कि डायनामो होता है, उसके अंदर में वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर घूमता है तो फ्लक्स कैसे जनरेट होते हैं, फ्लक्स भी कटते हैं तो कैसे आपका बिजली पैदा होता है, वो सब कभी कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बताएंगे आपको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आपका दो चीज आधारित होती है, एक विद्युत मोटर भी होती है और एक डायनेमो भी होती है। डायनेमो मैंने आपको पीछे बता चुका है, जो कि मैंने बताया कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और विद्युत मोटर जो आपके घर में नॉर्मल पानी चढ़ाने के लिए आप पंप यूज करते हैं, आप देखते हैं कि जैसे आप बिजली बटन दबाते हैं मोटर घूमने लगता है और वो पानी को ऊपर चढ़ाता है टंकी पे हमारे, तो वो विद्युत मोटर वही वाला है ना। और डायनेमो आपको बता दिया मैंने। तो इसमें आप देखिए थे कि डायनेमो में आप यांत्रिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, और यहाँ देखिए कि विद्युत जैसे ऊर्जा दी है तो विद्युत ऊर्जा आपके पानी के ऊपर चढ़ती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। और वैसे भूल जाते हैं लोग कि कौन किसका विपरीत है, इसलिए आपको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। तो देखिए डायनेमो लास्ट में क्या आता है, मो, तो मो को ऐसा कर दीजिए तो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, माने यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। और इलेक्ट्रिक मोटर, इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना ट्रिक है ये। इसका विद्युत को इलेक्ट्रिक बोलते हैं, मोटर को एम बोलते हैं। डायनेमो का लास्ट में मो आता है, मो मतलब होता है ओ, और ओ को हम ई बनाते हैं, तो मैकेनिकल से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने यांत्रिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा, और ये आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो ये छोटा ट्रिक हो गया आप लोगों के लिए याद रखने का, क्योंकि एग्जाम में बहुत डाउट होता है और हम भटक जाते हैं, तो गलती आपको नहीं हो, ये हमारा भी लक्ष्य है। चलिए, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जैसी बात है कि भाई टरबाइन डायनेमो को हम करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कि हम आग जलाते हैं, आग जलता है, उससे पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर के भाप बनता है, सुपर लेटेंट हीट ड्राई स्टीम बनता है। तो ये सुपर लेटेंट हीट ड्राई स्टीम मैंने जो बोला बताऊंगा, उससे टर्म्स का बाद मतलब बात बताऊंगा कि स्टीम है फिर वो ड्राई कैसे हो गया, तो बाद में बताऊंगा कैसे होता है सब। तो फोकस करता हूँ, वो भाप बनता है, भाप जाके टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उस पर टकराता है, टकरा के उसके ब्लेड्स को घुमाता है, ब्लेड से शाफ्ट जुड़ा होता है, वो शाफ्ट जनरेटर घुमाता है और फिर बिजली पैदा हो जाती है। बिजली क्योंकि स्टोर नहीं की जा सकती है, बिजली का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बिजली स्टोर नहीं किया जाता। तो बैटरी में तो इतने सारे बैटरी अपने ही इंस्टॉल कर सकते हैं ना, कि जितने बिजली हम पैदा करें उतना सब बैटरी में भर लें, तो इसलिए हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं। तो जितनी भी पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, और जो लॉस होता है एनर्जी का वो सिर्फ उस ट्रांसमिशन के दौरान ही होता है। ठीक है, चलिए, तो मैकेनिकल ऊर्जा में बताया हमने, क्योंकि भाप जो है वो मैकेनिकली उस टरबाइन को घुमा रहे हैं ना, टरबाइन मैकेनिकली रूप से घूम रहा है और उससे बिजली पैदा हो रहा है। ठीक है, तो टरबाइन और डायनेमो और टरबाइन दोनों में वही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब तो उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। माने ऊर्जा ना तो निर्माण की जा सकती है, ना ही विनाश की जा सकती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। जैसे जो आप सब ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते तो ऊर्जा का लॉस होगा ही क्यों, क्योंकि उष्मा खुद अपने आप में एक ऊर्जा है ना, तो लॉस नहीं होगा, तो सीधा उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। रासायनिक को विद्युत में कौन बदलता है, बैटरी, बचपन से आप जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, तो क्योंकि क्यों जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पर क्योंकि वे विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। वे विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। कैसे, मैं आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए,
देखिए V बराबर आई आर, ये कौन सा फॉर्मूला आता है, विभव, धारा और प्रतिरोध, ठीक है। तो क्योंकि बराबर रखना है तो जैसे ही विभव का मान मान लीजिए कम हो रहा है तो उसको बराबर करने के लिए इसका मान बढ़ाएगा ताकि उसमें जो कमी हो इधर कांस्टेंट रख सके हम उसको। तो उसके लिए क्या करता है कि जब वोल्टेज कम होता है तो मोटर क्या करता है, अधिक से अधिक धारा खींचने की कोशिश करता है। जब वो अधिक से अधिक धारा खींचने की कोशिश करता है तो या तो रेजिस्टेंस नाम का भी चीज है वो उसको रोकने का कोशिश करता है ताकि ये कांस्टेंट रहे, है ना, कांस्टेंट रहे ताकि इसके मान के बराबर रहे, क्योंकि विभव तो कम हो रहा है। तो उसको बराबर रखने के लिए क्या करता है ये, तो रेजिस्टेंस रोक रहा है। जैसे रेजिस्टेंस रुकता है तो रोकने की वजह से उसमें उत्पन्न होती है, धारा प्रवाहित होने नहीं देता है, तो उसमें उत्पन्न होती है, मोटर जल जाता है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और आपका इसका आंसर हो जाएगा वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में नापते हैं। तो यहाँ से आपको एक यूनिट पता चल गया कि धारिता जो होती है कैपेसिटेंस, उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर आवर होता है, एम्पियर घंटा होता है। और जो मोटर कार की बैटरी होती है उसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। ये दो कथन सत्य है, बाकी देखते हैं बाकी दो बचे हुए। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं 35% और आपका जो 65% बचता है वो आपका जल होता है। तो ठीक है, ये कैसे गलत हुआ मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है और जल होता है। तो H2SO4 जो हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है वो 35% और बाकी जल 65% होता है। और इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र नहीं होते हैं। इसमें जो एनोड होता है वो आपका लेड का होता है, और लेड मतलब शीशा का होता है, और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पता चल गया आपको 2 और 3 गलत क्यों है, बता दिया मैंने। तो याद रखिएगा एनोड लेड का और कैथोड लेड ऑक्साइड का, ठीक है। चलिए, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपयोग सभी में इसका उपयोग होता है। जितने भी आजकल हैं सब में आजकल निकेल कैडमियम बैटरी का ही उपयोग होता है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो आपको पता ही है टंगस्टन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की निर्माण की थी, या तो आप जानते हैं, मगर टंगस्टन की खोज किसने की है बता दीजिए मुझे। चलिए, तो शायद तक डेट एग्जैक्ट नहीं है पर शायद 1971 के आसपास की बात है कि टंगस्टन कुछ बर्गमैन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी, याद रखिएगा। और टंगस्टन का खास बात यह है कि इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो आपका 3400 के आसपास होती है, 3400 डिग्री के आसपास। और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है जिसमें द्रव, गलनांक क्या होता है जिसमें ठोस से द्रव में बदल जाए, और क्वथनांक क्या होता है जहाँ द्रव से गैस बदल जाए। तो इसका जो गलनांक बिंदु है आपको 3400 डिग्री के आसपास है, और जो क्वथनांक बिंदु है वो आपको इसमें 5555 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। तो बाकी बल्ब से रिलेटेड बहुत से रोचक तथ्य मैं आपको आगे बताते रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों होता है भाई, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। जैसी बात है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि फिलामेंट का जो तार है उसको प्योर 100% शुद्ध बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका ज्यादा जीवन नहीं हुआ, तो इसलिए उसका बल्ब एक समय फ्यूज हो जाती है। दूसरा क्या कारण है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, सही बात है, उसके अंदर पूर्ण रूप से वैक्यूम क्रिएट करना बल्ब के अंदर पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी अल्प मात्रा में ही वायु रह जाती है जिसको से उसका क्षरण होता है। तीसरा आते हैं, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। फिलामेंट तो ठीक है टंगस्टन है तो वो ज्यादा तापमान सह लेगा, मगर उसके जो सहायक तार है जो करंट को लेकर जाते हैं फिलामेंट तक, वो गल जाते हैं, क्योंकि उनका तो मैंने बताया कि टंगस्टन का होता है आपको 3400 के आसपास होता है तापमान, गलनांक बिंदु, तो 3400 तक नहीं गलेगा, मगर जो उसके सहायक हैं वो तो टंगस्टन तार नहीं है तो वो पहले ही गल जाते हैं। तो ये तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। तो 1, 2 एंड 3। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर हो जाएगा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 से। क्यों, और इसका मैं आपको रेंज बता दूं, इसका रेंज आपका रियल में 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 1500 यहाँ दिया नहीं है तो उस रेंज के मैं बीच में ये पड़ रहा है 1500 से 25, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1500 से 2500 आप याद रखिएगा। चलिए, नीचे कथन एक कारण दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर बताइए। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, एकदम सही बात है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, एकदम सही बात है। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और इसमें जनरली हम तांबे का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप ये बात। चलिए, तड़ित चालक निर्माण में
क्योंकि चांदी के बाद वो दूसरा अच्छा चालक में काउंट होता है तांबा, इसलिए चांदी का तो यूज़ नहीं कर सकते ना, नहीं तो रातों रात आपका चांदी का आप तड़ी चालक लगाएंगे और रातों रात कोई उखाड़ के ले जाएगा इसीलिए तांबे का यूज़ करते हैं। चलिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ना चाहिए। सबसे लंबी पिन जो होती है वो आधार से जोड़नी चाहिए। आधार मतलब अर्थिंग से जोड़नी चाहिए। इसमें 3 पिन का बात की, चलो आपको तीनों पिन समझा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आधार से अर्थिंग से। तो देखिए, मान लीजिए कि ये प्लग, इसका मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, है ना। ये आपका सबसे लंबा पिन होता है, फिर यहाँ पे एक छोटा पिन होता है और यहाँ पे एक छोटा पिन होता है। सब थोड़ा टेढ़ा करके बनाने की कोशिश किया हूँ मैं। तो इधर एक तार, इधर एक तार और उधर एक तार जुड़ेगा, तो इससे आप अर्थिंग जोड़ते हैं, अर्थिंग सबसे बड़े वाले पिन से, ठीक है। सबसे बड़ा पिन है, बाकी 2 छोटे होते हैं। इसमें से इसका कलर जो होता है आपका ग्रीन होता है, ठीक है। ये भी याद रखिए, कलर पूछ लेता, आगे बढ़ाऊंगा मैं। ग्रीन होता है। और एक फेस जोड़ते हैं, फेस जिसमें करंट होता है, घर में जो सप्लाई होता है, इसका कलर होता है आपका रेड। और एक में जोड़ते हैं आप उदासीन, उदासीन तार, ठीक है। इसका कलर आपका ब्लैक होता है, याद रखिए। काला होता है, लाल और हरा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। मैंने बताया कि अर्थ का उपयोग क्यों होता है, ताकि यार जो करंट का जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, जिससे हमारे रक्षा उपकरण जल सकते हैं या घर में किसी को क्षति पहुंच सकती है, वो सीधा सीधा अर्थ जमीन के अंदर चला जाए। तो सुरक्षा के लिए यूज हो रहा है, ताकि हमारे जो उपकरण है वो भी सुरक्षित रहें और जो इंसान है हम भी सुरक्षित रहें। इसलिए तो सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इसलिए जब भी आप नया घर बनवाएं, आपके पुराने घर है तो भी अर्थिंग जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कंटिन्यू रखिएगा।